हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और आयरन एज की हम लोग जो है शुरुआत कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो इंडिया का आयरन एज है वो देखेंगे। इंडिया का जो गाइस आयरन एज है ये जनरली कहा जाता है कि जो आर्यंस जब आए उनका जो आना था वो आयरन एज की शुरुआत थी। लेकिन ये गलत है गाइस। जब आर्यन जो है वो आना शुरू हुए थे 2000 बीसी से, है ना। अगर आप फिर भी काफी कंजर्वेटिव वो रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है 1500 बीसी को माना जाता है कि 1500 बीसी में जो है आर्यन है वो पहली बार इंडिया पे आए थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो काफी वेव्स में अलग अलग करके आर्यन। लेकिन जो आयरन की जो टेक्नोलॉजी है गाइस, वो अभी तक ऐसा कोई भी मेजर एविडेंस नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि 1000 बीसी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि हम लोग ये कह सके कि आयरन टेक्नोलॉजी उससे पहले के लोगों को पता थी आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये कहना कि जब से आर्यंस आए तभी से जो आयरन एज शुरू होता है, ये बहुत हद तक गलत है। तो हम लोग जो है पूरा इंडियन इंडो आर्यंस के बारे में ही देखेंगे, शुरुआत से ही देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो 1500 बीसी से क्या होता है कि कुछ नए लोग जो है इंडिया में आना शुरू हो जाते हैं। और जिनको हम लोग आर्यंस कहते हैं। जो ओरिजिन था इनका वो पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाना तो अभी भी पॉसिबल नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग वो अंदाजा लगाते हैं। क्या तो में जो ज्यादातर माना जाता है वो कैस्पियन सी वाला जो एरिया है मैप में, अगर आप यहाँ देखें तो ये है इंडिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप लोग थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये जगह है उसको हम लोग कहते हैं कैस्पियन सी। ये जो सी है इसको कहते हैं कैस्पियन सी। यहाँ इसके आसपास कहा जाता है कि जो आर्यंस थे यहाँ से उनका ओरिजिन है। और यहाँ से वो धीरे धीरे इधर होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर आए थे। और एक ब्रांच उनकी ईरान में भी जाती है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग देख लीजिए कैस्पियन सी कहाँ है। तो ये कैस्पियन सी है और इसके पास से आर्यंस का इससे इसके आसपास से आर्यंस जो है वो आए थे इंडिया में। कैस्पियन सी के पास से ये लोग आए थे। और ये जो आर्यंस है इनको इंडो यूरोपियन पीपल भी कहा जाता है। ये इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है ये कॉमन लैंग्वेज है। आज जो मेजर जो लैंग्वेज है यूरोप में और एशिया में, उसका जो उसकी जो मदर लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन। उस समय जो ये लोग बोलते थे उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। इन लोगों को गाइस इंडो यूरोपियन पीपल भी कहा जाता है क्योंकि उस समय की जो ये लैंग्वेज बोलते थे उसी लैंग्वेज से आज जो यूरोप और एशिया की जो लगभग सारी लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो इसलिए इनको इंडो यूरोपियन पीपल भी कहते थे। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वो मदर लैंग्वेज है, हम सब जो लैंग्वेज बोलते हैं उसकी। कुछ एविडेंस है एग्रेशन की कि जब ये लोग आए तो जो हड़प्पन लोग थे उनके खिलाफ इन लोग ने एग्रेशन दिखाया, वॉर हुई, लड़ाई हुई। लेकिन ये कहना कि आर्यंस के ने पूरी तरह से हटा दिया हड़प्पन हड़प्पन लोगों को, ये कहना अभी तक ठीक नहीं होगा। पंजाब फर्स्ट प्लेस ऑफ सेटलमेंट था, फिर वो धीरे धीरे ईस्ट और साउथ पार्ट में वो किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, जो ऋग्वेदा है गाइस वो है मैंने बताया कि जो आर्यंस है वो कभी ऐसा नहीं हुआ एक दिन में झटके से सारे आ गए। वो वेव की तरह है, पहला वेव आया फिर दूसरा वेव आया। ठीक है, तो जो पहला वेव आया उसका जो टाइम है उसको हम लोग ऋग्वेदा कहते हैं, ऋग्वेदिक पीपल कहते हैं। और उसके बाद जब आर्यंस आए तो उनका जो थोड़ा थोड़ा बहुत जो उनका सोसाइटी थी वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए उनको लेटर वैदिक कहते हैं। तो 1000 बीसी से लेके, एक मिनट, 1500 बीसी से लेके जो 500 बीसी है उसका जो टाइम है वो है ऋग्वेदिक है, ऋग्वेदिक पीरियड है। ठीक है, ऋग्वेदिक। और इसके बाद का जो टाइम है वो है 500 बीसी या 600 बीसी, कहीं कहीं लिखा है। उसके बाद जो है वो लेटर वैदिक। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। तो गाइज ये है आर्यन का जो आर्यंस या इंडो यूरोपियंस जो माइग्रेट किए थे उसका ये एक तरह से एक डायग्राम बनाया हुआ है कि किस तरह से वो माइग्रेट किए थे। गाइज ये देखिए, सबसे पहले एक कल्चर था यमुना कल्चर। ठीक है, यमुना कल्चर, कहीं कहीं यमुनाया कल्चर लिखा रहता है। 1450 से लेके 2500 बीसी तक ये कल्चर था। ठीक है, यहाँ से एक कुछ लोग यहाँ निकलते हैं और यहाँ बस जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा एरिया, ये अगर आप लोग देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ कजाकिस्तान का वाला एरिया है।
नॉर्थ कजाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये लोग बस जाते 2100 BC से लेके 1800 BC तक ये यहाँ पर रहते हैं। तो इस यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो कल्चर होता है उसको कहते हैं सिंथसा कल्चर। ठीक है, सिंथसा कल्चर रहता है जो 2100 से 1800 BC तक चलता है। इसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होके एक और कल्चर यहाँ पर बनता है, डेवलप होता है, जिसको एंडोनोवो कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ के कुछ लोग यहाँ बस जाते हैं। ठीक है, और फिर वो एंडोनोवो कल्चर करते हैं, वो डेवलप करते हैं। इनके कल्चर को एंडोनोवो कल्चर करते हैं, जिसका टाइम है 1800 से लेके 1400 BC तक। यहाँ से जो लोग निकलते हैं गाइस, उसको हम लोग कहते हैं इंडो ईरानियन। और जो यमुना कल्चर से जो लोग निकले, एक तो यहाँ सिंथेसा कल्चर वाले लोग मिल गए, दूसरे यहाँ पर जो निकले बाल्टो साल्विक पीपल निकले, यहाँ एक कल्चर डेवलप हुआ 2800 में यहाँ निकले। फिर डानुबो वैली में जाके कुछ लोग बसते हैं 3100 BC से लेके 2800 BC तक। ठीक है, और फिर फर्स्ट मिलीनियम BC में जर्मन पीपल, सेल्टिक पीपल और इटैलिक पीपल। सेकेंड मिलीनियम BC में ग्रीक्स हो गए। अनातोलियन ब्रांच 4000 BC में सेटल होती है। ठीक है, तो यमुनाया कल्चर से जितने लोग निकले वो हो गए इंडो यूरोपियन। क्या हो गए वो? इंडो यूरोपियन। ठीक है, IE लिख रहा हूं मैं, इंडो यूरोपियन। और जो इसके बाद जो इसका ईस्टर्न ब्रांच है यमुना कल्चर का, इसको हम लोग कहते हैं इंडो ईरानियन लोग, इंडो ईरानियन पीपल। ठीक है, इसको इंडो ईरानियन पीपल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडो ईरानियन पीपल। ठीक है, ये जो ईस्टर्न साइड वाले जो निकलते हैं। ठीक है, सिंथेसा कल्चर, एंडोनोवो कल्चर के बाद ये लोग माइग्रेट करते हैं कहाँ? पहले एक ब्रांच जाती है यहाँ सऊदी अरेबिया के अपर वाले पार्ट में। ठीक है, जो मेसोपोटामिया वाला जो एरिया है वहां पर ये लोग जाते हैं। दूसरा ये ईरान की तरफ जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो आते हैं वो यहाँ पर इंडिया में, जिसको हम लोग वैदिक पीपल भी कहते हैं। और ठीक है, और इसी सिविलाइजेशन को हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक ब्रांच फिर ये ईरानियन जाती है, एक वैदिक, और तीसरी ये मितानी कल्चर। ठीक है, चौथी यहाँ पर जाती है नॉर्थ चाइना में, मुसुल में। ठीक है, एक चीज और मैं चाहता हूँ आप यहाँ से देख लीजिए, जब ये सिंथेसा कल्चर यहाँ से निकला 2100 BC में, इसी टाइम पे क्या हुआ? इससे थोड़ा पहले 3500 BC में एक रुकिए मेरे को थोड़ा साफ कर लेने दीजिए पहले स्क्रीन। इसी से थोड़ा पहले सिंथेसा से पहले एक और यहाँ से लोग निकलते हैं और यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, जो मंगोलिया वाला एरिया है उससे थोड़ा नॉर्थ चाइना कह लीजिए, अफाना सेको कल्चर। ठीक है, इसी कल्चर के बाद तो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, टोचारियन ट्राइब कहते हैं या टोचाशियन लोग कहते हैं। और इसी का एक जो है पार्ट आता है बाद में इंडिया में, जिसको हम लोग कुशाना कहते हैं। वो आता है इंडिया में बाद में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप खाली ये समझिए कि जो कुशाना थे उनका माइग्रेशन कैसे हुआ। ठीक है, और कैसे वो यहाँ पर आए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यमुना कल्चर सबसे पहले होता है 4500 से 2500 BC से। यहाँ पर से लोग निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। बाल्टो साल्विक, यहाँ पर फिर डानुबे वैली में जाते हैं लोग 3100 BC से लेकर 2800 BC पे। इस डानुबे से अलग अलग लोग निकलते हैं, जैसे जर्मन हो गया, सेल्टिक, इटालिक, ग्रीक भी जो है वो इंडो यूरोपियन लोग ही होते हैं। ठीक है, और फिर इससे फिर यहाँ पर सिंथेसा कल्चर, फिर अल्फा सेको कल्चर डेवलप होता है। फिर सिंथेसा से डेराइव होता है एंड्रोनोवो कल्चर। एंड्रोनोवो से फिर यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में इंडो ईरानियन लोग जाते हैं। एक इधर मितानी में जाता है, दूसरा यहाँ BMSC कल्चर डेवलप होता है यहाँ पर। और ईरान में भी लोग, ये आर्यंस लोग जाते हैं या इंडो ईरानियंस लोग जाते हैं। ठीक है, और एक ब्रांच जो है वो इंडिया में आती है, जिसको हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर कहते हैं। ये हम लोग इस वीडियो में ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते गाइस। जो एरिया ऑफ सेटलमेंट, जो पहले ये लोग आर्यंस लोग जो है वो सेटल होते कहाँ पर? सेटल होते अफगानिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है NWFP, वहां पर पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी सेटल होते हैं। ठीक है, फिर जो ऋग्वेदा है उसमें कुबा रिवर, सरस्वती रिवर, सिंधु रिवर, इन सब का मेंशन है। तो उस पे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इन लोग का सेटलमेंट है वो कहाँ पर हुए थे। ठीक है, अर्ली सेटलमेंट इन लोग का कहाँ पर है वो हम लोग उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस, ये रिवर के बारे में ये मेंशन है ऋग्वेदा में, तो उस पे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं
ये लोग कहाँ कहाँ सेटल हुए थे, कौन कौन सी रिवर, कुबा, सरस्वती, सिंधु। ठीक है। कौन जो इंडिजिनियस पीपल थे, यानी जो हड़प्पन पीपल थे, उनके साथ इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। टोटल ऑफ 10 किंग्स ये मेंशन भी है ऋग्वेदा में। ठीक है। और इस तरह की कुछ टर्म्स मेंशन है ऋग्वेदा में, त्रासा दासु और दासी हत्या। त्रासा दासी उस किंग को कहा जाता था जो जो दासी पीपल है, ये लोग जो आर्यंस लोग थे, ये नॉन आर्यंस को, जो इंडियन में नॉन आर्यंस इनको मिले, उनको दासा और दासियुस कहते थे। तो त्रासा दासी वो रूलर हो गए जो दासी लोगों को सबॉर्डिनेट बना लेते थे, उनको त्रासा दासी लोग कहते थे। दासी हत्या, जो दासी लोगों को मारता था जो किंग, उसको दासी हत्या का मेंशन है ऋग्वेदा में, यानी दासी लोग को मारना। ठीक है। पॉलिटी जो थी गाइस, राजन सबसे ऊपर होता था, ट्राइबल, लेकिन वो एक तरह से ट्राइबल चीफ था। ठीक है। उसके पास जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। अब लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं ऋग्वेदा के एंड टाइम में कि वो जो है ये राजा वाला जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी हो जाती है, और बाद एब्सोल्यूट पावर उसके अंदर उसके पास आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ असेंबलीज होती हैं, जैसे समिति हो गई, सभा हो गई, विधाता हो गई, ये सब असेंबलीज जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल रखती है उस समय शुरुआत में। बाद में इनके भी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि वुमेन भी इस समिति को, कुछ सारी नहीं लेकिन कुछ समिति, कुछ असेंबलीज को अटेंड करती थी। ठीक है। राजा के बाद आते हैं पुरोहित, फिर सेनानी जो सोल्जर होता था, टॉप सोल्जर्स कहने। ठीक है। फिर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब। कोई टैक्स कलेक्शन के लिए कोई अलग से ऑफिसर नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ी बात, जो आर्यन लोग थे ये एग्रीकल्चर उतना नहीं करते थे, ये पेस्टोरलिस्ट पीपल थे। ठीक है। नॉमेडिक पेस्टोरलिस्ट थे आर्यन जो थे। तो आपको कभी भी आप ऋग्वेदा के में देखेंगे तो बहुत बार काउस का मेंशन है, कि गाय का मेंशन है। तो ये काफी ज्यादा काउ पे डिपेंडेंट थे। तो वो जो ग्रांट्स हो गया या फिर जो वॉर्स हो गया, इन सब में काउ की इंपॉर्टेंस थी। जितनी भी वॉर्स होती थी वो जो गाय थी उसको कैप्चर करने के लिए होती थी। अगर जो प्रीस्ट को कोई वन दक्षिणा दी जाती थी, तो वो भी काउ के फॉर्म में या फिर वुमेन स्लेव्स के फॉर्म में दिया जाता था। तो कोई एग्रीकल्चर नहीं था। ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं था तो ये लोग टैक्स किस फॉर्म में देंगे, तो इसलिए कोई टैक्स कलेक्शन का ऑफिसर नहीं था। ये लोग, क्योंकि ये लोग टैक्स देते नहीं थे। एक बाली नाम का एक बाली बाली वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जो वॉलेंट्री गिविंग था, कि लोग कुछ कुछ जो भी उनके पास होता था वो देते थे। और यूज ऑफ स्पाइस आपको देखने को मिलेगा इस समय, जो जासूस थे उनका यूज होता था फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी चीज के लिए। ठीक है। ये है वो जगह जहाँ शुरुआत के जो आर्यन से वो सेटल हुए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर वो सेटल हुए थे। यहाँ से सिंधु नदी जाती, सॉरी 5 नदियों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर ये लोग कुछ वो थे, शुरुआत में जो है सेटल होते हैं, और फिर बाद में माइग्रेट करते हैं अराउंड 1000 BC के करीब, यमुना गंगा और बाकी जगह। तो ये कुछ क्लैंस उनके जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, पुरुता हो गया, भरता हो गया। ठीक है। और परशुनी तो रिवर का नाम है। परशुनी जो रावी रिवर है उसको परशुनी रिवर कहते हैं। ठीक है। और ये जो कुछ क्लैंस है, ये सब आपको कुछ क्लैंस बार बार देखने को मिलेंगे। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट कोई नहीं था, जो है मैंने आपको बताया, जब एग्रीकल्चर नहीं था तो लैंड पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं थे, तो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट कोई नहीं था। जो काउ थी वो था, वो प्रमाण था वेल्थ का, जिसके पास ज्यादा काउ वो ज्यादा वेल्थी माना जाता था। ठीक है। और टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ऐसा कोई ऑफिसर नहीं था जो लैंड के ऊपर अथॉरिटी इंजॉय करता हो। ठीक है। इंजॉय अथॉरिटी ओवर लैंड। लेकिन एक कुछ ऑफिशियल थे जो पेस्टोरल लैंड होती थी। मान लो जो आपको गांव जो गाय वाय चरानी है, तो उसके लिए भी तो लैंड लगी, उस पर जो लैंड पे जो घास वास उगेगी, तो उसी को खिलाओगे ना गाँव को। तो वो जो काउ को, सॉरी, तो वो जो लैंड होती थी पेस्टोरल लैंड, उसका जो अथॉरिटी, उस पे जो प्रजापति होते थे उनकी अथॉरिटी होती थी, उस पे। तो पेस्टोरल लैंड के ऊपर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो वो होती थी अथॉरिटी, उनको प्रजापति कहा जाता था। आज आप लोग को काफी कास्ट भी मिल जाएगी, नाम के आगे काफी लोगों के नाम के आगे काफी एज अ कास्ट भी यूज करते हैं लोग आज भी प्रजापति। तो हेड ऑफ फाइटिंग उनकी प्रजापति, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था, प्लस जो अगर वॉर होती थी
वॉर या बैटल होती थी, आगे जब वॉर होती थी तो जो फाइटिंग हॉर्स है उसका हेड भी होता था, ठीक है, यही वॉर को आगे से लेड करता था, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन है उसमें ऋग्वेदा में, बैटल ऑफ 10 किंग्स ऋग्वेदा में मेंशन है। तो इस बैटल के बाद क्या हुआ था, इस बैटल पे मैं अलग से हो सकता है एक वीडियो बाद में बनाऊं, अभी तो ये इतना बताऊंगा तो काफी टाइम लंबी हो जाएगी ये वीडियो। मतलब मेंशन है ऋग्वेदा में। इस बैटल के बाद क्या होता है, जो भरतासुर होते हैं वो और कुरु, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नया क्लान, इन दोनों का को मिलके एक नया ट्राइब बनता है जिसको कुरुस नाम रखते हैं हम लोग। ये बैटल ऑफ 10 किंग्स का मेंशन है ऋग्वेदा में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस बैटल के बाद भरता जो इस बैटल में जीतता है वो, और कुरु क्लैन जो एक हारी साइड होता है, ये दोनों मिलके एक नया ट्राइब बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं कुरु। और बाद में ये कुरु और पंचाला एक साथ मिलके जो अपर गंगेटिक बेसिन है, अपर गंगेटिक बेसिन गाइस वो होता है जहाँ वो है जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, एक मिनट में दिखाऊं आपको। ये इधर वाला जो है, इस साइड वाला अपर गंगेटिक बेसिन है, फिर इधर वाला मिडिल, और फिर इधर वाला लोअर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा, ये वाला लोअर होगा। जिस तरफ नदी जाके समुद्र में मिलती है उसके पास वाला जो होता है वो लोअर बेसिन होता है किसी भी नदी का। बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड जब शुरू होता है तब जो सोसाइटी होती है वो एग्रीकल्चर सेंट्रिक हो जाती है, और जो काउस होती है उनकी इम्पोर्टेंस घट जाती है। अब जो है वेल्थ का प्रमाण नहीं होती कि जिसके पास ज्यादा काउस है वो ज्यादा वेल्थी होता है। फिर क्या होता है कि जो लॉयल्टीज जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, जना से जनपद में शिफ्ट हो, ठीक है। जना और जनपद क्या है शायद गाइस, जब तक लैंड इंपॉर्टेंट नहीं था लोगों के पास के लिए, मान लो एग्रीकल्चर अगर आपको नहीं करना है तो आपको लैंड की जरूरत है नहीं, तो जो लॉयल्टीज थी, ज्यादातर लोग जो लॉयल थे वो अपनी ट्राइब को लेके लॉयल थे, ठीक है। जैसे एक जो ट्राइब है, ये पूरी ट्राइब जो है ये कहीं एक जगह रह रही है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लोग रह रहे हैं, इस टाइप के अंदर अलग अलग लोग हैं, ये जो कहीं सेटल है, ठीक है। तो जो लॉयल्टीज है यहाँ के ईच लोग के लिए वो इस ट्राइब को लेके लॉयल्टी है। अब ये ट्राइब इस जगह से रह के इस जगह कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए तो लॉयल्टी जो है वो ट्राइब को लेके लॉयल रहेंगे लोग, जब तक एग्रीकल्चर लोगों को नहीं पता। लेकिन जब एग्रीकल्चर हो गया, आम लोगों को आया, तो क्या हुआ कि जो जो लैंड की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता चली, ठीक है। जब एग्रीकल्चर आया तो लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। अब लैंड की इम्पोर्टेंस जब बढ़ी तो गाइस, तो जो ये ट्राइब है कि जो पहले जो अपने ट्राइब को लेके लॉयल्टी थी, अब ये लॉयल्टी शिफ्ट हो जाएगी इस जगह को लेके, ठीक है। तो ये जगह जो है ये जनपद कहलाता था। मान लो कोई ट्राइब है, जैसे कि ये लॉयल्टी लोगों के लिए नहीं रहेगी, अपने ट्राइब के लोगों के लिए नहीं, अब जो लॉयल्टी है वो ज्यादातर अपने इस जगह के लिए जिसको हम लोग जनपद कहते हैं। और इस टाइम पे जो पूरा इंडिया है, तो 6th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। 6th सेंचुरी बीसी से मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है ना। 6th सेंचुरी बीसी से क्या होता है कि जो अलग अलग एक छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट हो जाते हैं। जब लोग उस एरिया को लॉयल हो जाते हैं तो ये अलग अलग जगह पे एक छोटे छोटे स्टेट्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं जनपद। कि जो लोग थे वो जना से लेके अपने ट्राइब के लोगों से ले ज्यादा जहाँ वो बसे उस जगह पे हो जाते हैं, के लिए ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग को जगह जगह पे अलग अलग सेटलमेंट देखने को मिलता है, और यही सेटलमेंट धीरे धीरे ग्रो करके एक एज अ स्टेट उभरता है, ठीक है। तो हम लोग को जो सोर्सेज हैं उस समय के काफी अलग अलग सोर्स है। 6th सेंचुरी बीसी में लगभग 16 ऐसे जनपद का के बारे में पता चलता है, ठीक है, जिनको हम लोग महाजनपद भी कहते हैं। ये 16 जनपद थे: अवंती, मत्स्य, सुरसेना, कुरु, पंचाला, कोसाला, वत्सा, चेतिया, मगध, काशी, माला, रिजी और अंगा। ये थे 6 वो जनपद जिनको महाजनपद हम लोग कहते हैं, ठीक है। इनका एरिया आप लोग देख सकते हैं मैप में, एक गंधारा भी एक इसमें से इम्पोर्टेंट था। 1000 बीसी के बाद क्या होता है गाइस, जो 1000 बीसी के बाद जो आयरन है वो लोगों को उसके बारे में पता चलता है, और आयरन की जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा डेवलप होने लगती है। 1000 बीसी के बाद हम लोग ये चेंज देखते हैं। तो दो चीज हम लोग ने देखा कि लॉयल्टी जो है वो शिफ्ट होगी जना से जनपद को। जो लोगों को एक नए मटेरियल के बारे में पता चला, जो कि आयरन था, ठीक है। तो आयरन के अपने इंपॉर्टेंस है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया आयरन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
तो उसके बारे में जब पता चलता है गैस, तो जिन जिन लोगों के पास आयरन के रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो यही रीजन था कि दो ऐसे स्टेट, 16 जनपद में से दो ऐसे स्टेट जो है वो पावरफुल स्टेट बन के उभरते हैं, और वो बाकियों के अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं धीरे धीरे। वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ये 16 जनपद थे। इनमें से जो मगधा हो गया, और यहाँ पर जो अवंती, अवंती को यहाँ पर जो मध्य प्रदेश, आज का जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको आयरन के सोर्स मिल जाएंगे, आयरन ओर के सोर्स मिल जाएंगे। और मगध के ये जो साउथ बिहार का नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर आपको आयरन के सोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ साउथ बिहार के आसपास छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, वहां पर आपको आयरन के सोर्स मिलते हैं। तो इस आयरन का यूज करके मगधा पावरफुल हो गया, और इस आयरन का यूज करके अवंती स्टेट जो है वो पावरफुल हो गया, ठीक है। तो मगध मगध में इस समय एक डायनेस्टी रूल करती है जिसका नाम होता है हरियाणा डायनेस्टी। मगध में रूल करती है। इस डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर जो होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार और अजात शत्रु। ये जो है ये अपने आप को काफी पावरफुल स्टेब्लिश करते हैं, स्टेब्लिश कर देते हैं। और जो आसपास के एरिया पे अवंती पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और फिर इस डायनेस्टी के बाद एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है शिशुंगा डायनेस्टी। उसके बाद फिर नंदा डायनेस्टी रूल करती है, और इस स्टेट को फिर वो एम्पायर बना देती है, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, हम लोग देखते हैं जो दारियस जो होता है ईरानी रूलर, वो 516 बीसी में इंडिया पे अटैक करता है, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का वो कब्जा लेता है। तो 200 साल तक उसका वहां पर फिर रूल करता है। उसके बाद हम लोग को पता है 326 बीसी में, यहाँ लिखा नहीं है, कुछ यहाँ मिस्टेक हुई है, लेकिन 326 बीसी के बाद क्या होता है, 326 बीसी के बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर जो है वो अटैक करता है इस पे, इंडिया पे, सॉरी पर्शिया पे। और जो दारियस का वाला जो एरिया है वो जाता है अलेक्जेंडर के पास। ग्रीक 6 बीसी में अलेक्जेंडर आता है नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। और पोरस जो वहाँ पंजाब का रूलर था, उसको हराने के बाद वो वापस वहां से चला जाता है। उसकी आर्मी रिफ्यूज कर देती है आगे जाने से। जो इसके बाद जो है पर्शिया के रूल से वो लोग आजाद होते हैं। इससे क्या होता है कि गाइस एक तो बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ता है, जो लिंक बनता है उसके बाद से लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं। ओके, तो वहां की वजह से भी वहां उससे भी काफी फायदा होता है। प्लस जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है पर्शिया का, वो इंडिया में देखने सुनने में आता है, वो देखने में मिलता है इंडिया में। तो इंडिया का कल्चर जो है वो रिच होता है पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से। ओके, उसके बाद अलेक्जेंडर का अटैक हम लोग देखते हैं 326 बीसी में, और पंजाब के रूलर पोरस को हटाने के बाद इसकी आर्मी वहीं से लौट जाती है, ये ईस्ट में नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गाइस, अलेक्जेंडर का जितना एम्पायर था वो इसके जनरल आपस में बांट लेते हैं। तो इसका जो एशिया एशिया वाला एम्पायर था, लास्ट पार्ट ऑफ एशिया वाला, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया वाला जो है, ये जाता है एक जनरल के पास जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। मैं खाली लिख रहा हूँ, उसके पास जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है गाइस, उसके नाम से फिर एक नया यहाँ पर एम्पायर स्टेब्लिश होता है जिसको हम लोग सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से हम लोग जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के एम्पायर को, जो उसका जनरल होता है, ठीक है। बाद हम लोग क्या देखते गए, चंद्रगुप्त मौर्य पावर में आता है, नंदा डायनेस्टी को हटा के चाणक्य की हेल्प से ये पावर कैप्चर कर लेते हैं। और फिर हम लोग देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था जो ग्रीक के पास चला गया था, उसको ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हटा के उसको ये फ्री करते हैं, ठीक है। इस टाइप पे बहुत से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखने को मिले, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज, ठीक है। और जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें जो टैक्सेशन सिस्टम है वो लैंडमार्क सिस्टम उसमें मेंशन किया गया, तो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन काफी इंप्रूव हुआ, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इस समय स्टैब्लिश हुए, एक समरहर्ता और दूसरा सानिधाता। समरहर्ता जो होता है वो असेसमेंट का इंचार्ज होता है कि जितना कितना किसको टैक्स देना है वो उसको लेखा जोखा करता है। और सानिधाता जो होता है वो कस्टोडियन होता है पूरी ट्रेजरी का। और अगर समरधाता कोई फ्रॉड करता है तो ये ज्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है देन सानिधाता से, ओके। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगले जो एम्परर बनते हैं वो होते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के बाद बनते हैं अशोका। जो अशोका द ग्रेट, आप अक्सर नाम सुनते होंगे, बहुत फेमस रूलर थे ये, ठीक है। इनका जो एम्पायर है ये पूरा लगभग इंडिया को कैप्चर कर लेता है, एक्सेप्ट जो एक्सट्रीम साउथ वाला जो एरिया है उसको छोड़ के पूरा इंडिया में ये अपना जो रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं। फिर नहीं
जो आज का अफगानिस्तान तक इनका जो है रूल होता है। ठीक है, सिर्फ ये तो केवल कंक्विस्ट की बात है। बाकी अगर इस टाइम के जो कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो अशोका बहुत बड़ा का बहुत बड़ा रोल है जो बुद्धिज्म का स्प्रेड में, सेंट्रल एशिया हो गया या फिर अफगानिस्तान में जो बुद्धिज्म का स्प्रेड है उसमें अशोका का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ यही नहीं, श्रीलंका में भी हो गया। अपने जो प्रमोटर्स है बुद्धिज्म के उनको भेजते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, अशोका के बाद के जो रूलर्स होते हैं गाइस मौर्य एम्पायर के, वो उतने पावरफुल नहीं होते और वो उतने पावरफुल नहीं होते। और जो लास्ट मौर्य रूलर होते हैं, बृहद्रथा, उनको जो मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के जो जनरल होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो बृहद्रथा लास्ट रूलर होते हैं मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंगा वो इनका मर्डर कर देते हैं। ठीक है, और खुद पावर कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो जब पुष्यमित्र शुंगा पावर कैप्चर करते गए तो ये ऐसे देखा जाता है कि जो मौर्य रूलर थे ये बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस इनमें ज्यादा होता है, और पुष्यमित्र शुंगा जो थे ये इनमें जो है ये ब्राह्मण होते हैं। तो एक तरह से रिवाइवल की तरह देख किया जाता है। नॉट रिवाइवल, ये एक बुद्धिज्म और हिंदू के बीच का जो वो था, बुद्धिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस देख के जो पुष्यमित्र शुंगा थे उनको थोड़ा अनीज होने लगे, और फिर वो खुद एक ब्राह्मण थे, उनने बृहद्रथा का मर्डर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया पे अलग अलग लोगों का इन्वेजन होता है। सबसे पहले जिसमें से होते हैं ग्रीक्स, फिर शाकास, फिर कुशानास। ठीक है, सबसे पहले ग्रीक्स जो है वो अटैक करते हैं। जो बैक्टीरिया है अफगानिस्तान में, ग्रीक्स वहां पर पहले रूल करते हैं। ये है गाइस अफगानिस्तान का पार्ट, इसको बैक्टीरियन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीक्स होते हैं, ये क्या होता है कि जो साइनेथियन ट्राइब है वो इनको धकेल देती है आगे और इनके एरिया पे खुद कब्जा कर लेती है। तो ये मजबूरी में ये अपना जो इधर है इसकी तरफ मूव करते हैं, इंडिया की तरफ। ठीक है, यहाँ मैं आपको दूसरे उसमें दिखाऊं। यहाँ पर कहीं पहले ग्रीक्स हुआ करते थे। ठीक है, और टोचारियन ये जो ट्राइब्स है इसमें इसी के जो एक ग्रुप है वो आता है इंडिया में, नॉट इंडिया में, इस तरफ मूव करता है। इसका नाम होता है यूएची ट्राइब। ठीक है, यूएची कहते हैं या यूजी कहते हैं। ठीक है, वो ट्राइब होता है। तो यहाँ के जो साइनेथियन लोग थे, जो शाका या साइनेथियन लोग, उनको ये धकेलता है साउथ में। ठीक है, तो जो साइनेथियन लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रीक्स को धकेल देते हैं फर्दर साउथ में। ठीक है, तो इसलिए ग्रीक्स जो है वो आते हैं इंडिया में। तो सबसे पहला अटैक जो होता है वो होता है ग्रीक्स का, नॉट अटैक बट सबसे पहले जो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस होता है होना शुरू होता है इंडिया में, और वो आने लगते हैं इंडिया में। और इससे पहले वो बैक्टीरिया पर रूल करते हैं। पंजाब और पार्ट ऑफ सिंध को वो अपने कब्जे में लेके वहां पर अपना रूल स्टेब्लिश कर। ठीक है, उनके आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि गंधारा आर्ट जो था वो डेवलप होता है। इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो था मियांडर, जिसका मिलिंदा भी नाम होता है। ठीक है, इनका इनका मिनेंडर जो थे वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं, और जो एक बुद्धिज्म मॉन्क है नागसेना, उनके साथ इनका जो एक डिस्कशन है वो मेंशन है इस टेक्स्ट में, मिलिंद पानो में। ठीक है, इस टेक्स्ट में उनका जो इनके साथ मियंडर के साथ या मिलिंद के साथ नागसेना का जो डिस्कशन है या फिर जो कंजर्वेशन है वो मेंशन है इसमें, मिलिंद पानो में वो बता लिखा है। ठीक है, 2nd सेंचुरी बीसी में ये रूल करते हैं, और इनका जो कंजर्वेशन है नागसेना के साथ वो मिलिंद पानो में। इसके बाद शाकाज आते हैं इंडिया में। ठीक है, वो मालवा को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, रुद्र दमन उनके जो सबसे फेमस किंग है उनका नाम है। ये नाम से ही पता चल जाता है आपको, ये हिंदूनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, हिंदू हो जाते हैं ये, और अपना जो पहले का जो पैगन रिलीजन या जो भी रिलीजन था उसको छोड़ के। ये फेमस है जो इरिगेशन वर्क सौराष्ट्र में सुदर्शन लेक का रिपेयर कराते हैं ये। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा दूं पहले साइनेथियन का। ये देखिए, पहले यहाँ पर जो है ग्रीक इतना एरिया कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि शाकास जब आते हैं तो ये ग्रीक्स को धकेल के इनके एरिया कैप्चर कर लेते हैं, और लगभग पूरे ग्रीक्स को जो है वो हटा ही देते हैं इंडिया से। ठीक है, फिर यहाँ आपको यूएची किंगडम दिख रहा होगा। तो ये इसी यूएची किंगडम से कुछ लोग आते हैं इंडिया में, और कनिष्क एम्पायर।
तो इसी यूएचई किंगडम से कुछ लोग इंडिया में आते हैं और कनिष्क एम्पायर यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनिष्क एम्पायर है ये। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया ये होता है, यहाँ कुशाना रहते हैं, यहाँ पर शाकाज रहते हैं। और यहीं इसके नीचे गए जब मौर्यन एम्पायर टूटता है तो जो ये डेक्कन वाला साइड है, यहाँ पर एक एम्पायर निकल के सामने आता है जिसका नाम होता है सतवाना एम्पायर। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इन सब के अलावा क्या होता है गाइस कि जो पार्थियन एम्पायर्स है, ईरान का मैं अभी आपको आगे हिस्ट्री बताऊंगा, तो उसमें आप सुनेंगे कि पार्थियन एम्पायर के बारे में बात होगी। तो पार्थियन एम्पायर्स वो भी कुछ देर के लिए नॉर्थ पे, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में है वो कब्जा करते हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये इंडियन हिस्ट्री में, बट कुछ टाइम के लिए इंडो पार्थियन, जिसको पहलवास भी कहते हैं, वो भी इंडिया पे अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कुशानाज आते हैं, मैंने बताया फर्स्ट एडी में, और कनिष्क के सबसे फेमस रूलर है। और ये शाका इरा का शुरू करता है, शाका इरा कैलेंडर शुरू करता है कनिष्क। ठीक है, इनके आने से क्या, ये पहले तो ये महायाना बुद्धिज्म अपना लेते हैं, फिर इनके आने से क्या, इनके आने के बाद क्या होता है गाइस, जो ये बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया में स्प्रेड करते हैं, जहां से फिर चाइना, कोरिया, जापान में बुद्धिज्म स्प्रेड होता है। ठीक है, और कुशाना एम्पायर जो 3rd सेंचुरी एडी में डिक्लाइन करने लगता है। तो साउथ की अगर बात करें तो 3rd सेंचुरी बीसी से ही गए साउथ में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम थे। तो जो अशोका के टाइम था उसी के अशोका के एडिक्ट में ही जो उसके नेबर्स हैं, जो उनके नेबर्स थे उनमें से इन तीनों का मेंशन था। ये सबसे पहले पांड्यास थे, साउथर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्ट, और फिर चोलास, और फिर चेरास। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम थे। आप लोग देख सकते हैं ये जो है, ये चोलास है, ये चेरास, और ये पांड्यास। पांड्यास का जो कैपिटल होता है वो मदुरई, चोलास का उदययूर, और चेरास का मुचेरी इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साउथ में 3 जो किंगडम है वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम टाइम ऑफ अशोका ओनली। ठीक है, इसके अलावा जो मौर्यन एम्पायर का जो ये वाला पार्ट है, जो डेक्कन वाला पार्ट है, इस पे एक डायनेस्टी अपना रूल स्टेब्लिश करती है जिसका नाम होता है सतवाना। जो सतवाना का जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग होता है वो होता है गौतमीपुत्र सताकर्णी, जिसका टाइम 106 एडी से लेकर 130 एडी तक होता है। ठीक है, इसके बाद बकाटका जो किंगडम है वो इमर्ज होता है। ठीक है, और सतवाना के टाइम पे जो अल्लोरा और अजंता केव है, इसका जो बिगिन शुरू होता है। ठीक है, और इस टाइम पे गाइस जो ये सारे किंगडम है, सतवाना हो गया, और जो तीनों साउथ के किंगडम हो गए जैसे पांड्या, चोलास और चेरास, ये काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं रोमन एम्पायर से। तो जो ये ट्रेड है इंडिया को काफी प्रॉस्पेरस बनाता है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, जो आप कुशानाज एम्पायर थे उनका भी काफी ट्रेड होता है रोमन से, लेकिन ज्यादातर जो है साउथ से ट्रेड होता है उनका, रोमन्स का। ठीक है, उड़ीसा में 1st सेंचुरी बीसी में एक नया किंगडम इमर्ज होता है अंडर खारवेला। ठीक है, ट्रेड विद रोमन्स जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है इसका, इस किंगडम का भी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है गाइस, ये जब छोटे छोटे किंगडम, सतवाना के बाद छोटे छोटे किंगडम बनने लगते हैं, कुशाना भी काफी वीक हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं 4th सेंचुरी एडी में जो चंद्रगुप्त वन होते हैं, ये मगधा में अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश करके पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उसको कैप्चर कर लेते हैं। और फिर इसी के बाद जो इनके बेटे होते हैं समुद्रगुप्त, वो इस किंगडम को, गुप्ता किंगडम को गुप्ता एम्पायर बना देते हैं। मतलब पूरा जो एक तरह से ज्यादातर पार्ट में एक बहुत बड़े एरिया पे अपना कब्जा, अपना रूल स्टेब्लिश करने के बाद। ठीक है, फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हम लोग देखते हैं जो सिविलाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम हो गया, बंगाल वाला एरिया जो है, यहाँ पर जो सिविलाइजेशन है ये गुप्ता पीरियड के टाइम ही वहां पर आती है। ये समुद्रगुप्त वहां भी अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं, तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर वहां पर भी सिविलाइजेशन, सिविलाइज लाइफ लोग जीना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब गुप्ता एम्पायर टूटता है तो फिर हम जो लेटर गुप्ताज होते हैं उसका, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है गाइस, वो उतना कैपेबल नहीं हो पाते। ठीक है, हमको हंस का इन्वेजन सहना पड़ता है। यही हंस मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन्हीं हंस ने इंडिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। और इसी टाइम पे इससे थोड़ा पहले रोमन जो एम्पायर है वो भी, वेस्टर्न रोमन एम्पायर वो भी कैसे इन्हीं की वजह से फॉल किए। ठीक है, तो यूरोप और इंडिया दोनों को एक ही लोगों का इन्वेजन फेस करना पड़ता है जिनका नाम होता है हंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो गुप्ता एम्पायर फॉल कर जाता है, उसके बाद हर्षा जो होते हैं, एक नया रूलर आता है हर्षा,
जो अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं और फिर से एक बार बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं, बट उतना सक्सेसफुल ये नहीं हो पाते। उससे जो हर्षा की डेथ के बाद से कोई उतना कोई भी उतना मतलब एम्पायर, बड़ा एम्पायर नहीं देखने को मिलता है हम लोग को एशियंट हिस्ट्री में, खास एशियन टाइम में खासकर। फिर उसके बाद से जो राजपूत होते हैं छोटे छोटे, वो हिमाचल होते हैं। तो इतना था गाइस पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग ने देखा। और फिर जो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करेंगे हम लोग, जो सिविलाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में 4th सेंचुरी के बाद ही हम लोग को 4th से लेकर 5th सेंचुरी के 4th से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में ही देखने को मिलती है। इसके और जब समुद्रगुप्त को जब आप पूरा दोबारा से अपना एम्पायर बनाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी वो अपना रूल स्टेब्लिश करते हैं। तो उसी से इन्फ्लुएंस होके या इसी से स्टिमुलेट होके जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ पर इमर्ज होती है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इसके बाद काफी वहाँ पर स्टेट जो है वो बन के निकलते हैं, जैसे कि मद्रास हो गए, फिर वशिष्ठ, नाला, मानस, ये सब स्टेट वहाँ पर डेवलप होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, गौड़ हो गया, कामरूप और समताता हो गया, ये सब स्टेट उसके बाद ही बनते हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की बात करें तो वैदिक पीरियड में जो है किंगशिप जो है मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। जो ट्राइब था उसी में से जो अपनी ही ट्राइब का जो रूलर है वो बनता था। ठीक है, बट एब्सोल्यूट पावर उसके पास नहीं थी, और जो स्टेट है वो अभी भी ट्राइबल नेचर का था। ठीक है, किंग जो है वो सर्वेंट ऑफ धर्मा माना जाता था। जो धर्मा स्टेब्लिश है उसको स्टेब्लिश रखना या उसको बनाए रखना ही किंग की सबसे बड़ी ड्यूटी रहती थी। धर्मा मीन्स बॉडीज ऑफ लॉ। ठीक है, और कस्टम बेस्ड ऑन कस्टम्स एज वेल एज ट्रेडिशन। ठीक है, और ये जिसका डिवाइन ओरिजिन है ऐसा माना जाता था उस समय। किसका डिवाइन ओरिजिन है? ये बॉडीज ऑफ लॉ, जिसको धर्मा कहते हैं। ठीक है, फिर जब एम्पायर बना, किंग की पावर जो है वो बढ़ती गई, उसकी प्रिविलेजेस बढ़ती गई, और जो ये सभा समिति और जो असेंबलीज होती थी इनकी पावर कम होती गई। ठीक है, और किंग के खिलाफ कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं रह गए। ठीक है, और ये जो रिपब्लिक्स और ओलिगार्कीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, हम लोग जो वहां पर जनपद जब देखा तो उनमें से कई जनपद ऐसे थे जो रिपब्लिक थी, जो ओलिगार्कीज थी। ठीक है, और एक आइडिया ऑफ चक्रवर्ती, ये आप लोग चक्रवर्ती वर्ड देखने जो है, इसका मतलब होता था, हिस्टोरियन इसको वो रखते हैं कि वो राजा जो पूरी दुनिया पे राज करे, जिसका राज्य चारों दिशाओं में हो, उसको चक्रवर्ती कहते थे। अफकोर्स यहाँ पूरी दुनिया से मतलब है, होल इंडिया की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो चक्रवर्ती नाम का एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई कि वो राजा जो वो काफी बड़े एरिया पे जिसका राज होता था, जिसका चारों दिशाओं में जिसका राज होता था, उसको चक्रवर्ती कहा जाता था। और मौर्यस के टाइम पे हम लोग ने देखा कि लगभग सारा ही एम्पायर जो है वो एक किंग के अंदर आ गया था। ठीक है, साउथ का थोड़ा लगभग सारा ही इंडिया जो है एक किंग के अंदर आ गया था। अगर आप साउथ जो है एक्सट्रीम साउथ की बात छोड़ दें तो ये पूरा इंडिया लगभग मौर्यस के अंदर आ गया था। ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप जो आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है यहाँ तक जो मौर्य है वो फैला हुआ था। ठीक है, प्रोविंस में प्रोविंसेस होते थे, रूलिंग का जो सिस्टम था सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, जो पूरा जो एम्पायर है वो प्रोविंस में बटा होता था, और जो उसके प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे जो कि पेश होते थे रॉयल सर्विस से। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो आइडियल ऑफ किंगशिप है वो लेट डाउन की गई है, और किंगशिप की है, किंगशिप नहीं, किंगशिप होता है भाई भतीजा बात। किंगशिप जो होता है, जो आइडियल है कि राजा को कैसे रूल करना चाहिए, वो अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। ये इन हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइक द हैप्पीनेस ऑफ किंग, और इन योर वेलफेयर लाइक द वेलफेयर ऑफ ठीक है, स्टेट। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है कि लोगों की खुशी में, अपनी प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होनी चाहिए, प्रजा के वेलफेयर में ही, तो प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति होनी चाहिए। ठीक है, और कुशारा किंग्स थे गाइस, उन्होंने कुछ नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जैसे अपने आप को ग्रेट किंग ऑफ किंग्स कहते थे। और कुशारा किंग्स थे गाइस, उन्होंने कुछ नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जैसे अपने आप को ग्रेट किंग ऑफ किंग्स कहते थे। इसका इससे थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो फ्यूडलिज्म का जो फैक्टर है वो थोड़ा बहुत ग्रो किया कुशाना के बाद। और कुशाना के बाद टाइम पे हम लोग ने एक नया सिस्टम भी देखा कि दो किंग एक साथ रूल करते थे। ठीक है, तो ये भी देखने को मिला कुशाना के टाइम पे। लेकिन जो सतवाना का पीरियड था उसमें जो मौर्य डायनेस्टी का जो सेंट्रलाइज एलिमेंट था वो मेंटेन रहा। ठीक है,
और जो इनने सरवाना से भी काफी टेरिटरीज में रूल किया, सेम सिस्टम अपनाया जो मॉडर्न डायनेस्टी में अपनाया गया। उसके बाद एक बार फिर से हम लोग यूनिफिकेशन देखते हैं गुप्ता गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। उस टाइम पे भी जो प्रोविंसेस है उसमें बटा हुआ था। और इस टाइम पे हम लोग को थोड़ा ज्यादा फ्यूडलिज्म का फैक्टर देखने को मिला जो रूलिंग है उसमें, ठीक है। क्योंकि कैसे पता चला, जो कॉइन्स थे गुप्ता से पहले, उसके मुकाबले जो गुप्ता के कॉइन्स थे वो काफी कम देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसा माना जा और कहा जा सकता है कि जो गुप्ता से वो जो ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरी एज अ लैंड में दिया जाता था, जो लैंड से जो टैक्स आता था वो कलेक्ट करके वो लोग ऐसा सैलरी लेते थे, ठीक है। पर कोई भी बाहर से आया हो चाहे अंदर से आया हो, जो विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोर और लेस सेम ही था। जो ऑटोनॉमस यूनिट थी वो करती थी, जो हेड्समैन होते थे विलेज के या फिर जो एल्डर होते थे वो डिसीजन लेते थे, बड़े बड़े डिसीजन वो लिया करते थे। उनकी अथॉरिटी होती थी लॉ एंड ऑर्डर पे, पब्लिक वर्क, लोकल डिस्प्यूट, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उनके हाथ में दिया जाता था, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो शुरुआत में जो कैटल है वो वेल्थ का सोर्स थी, ठीक है। फिर बाद में लोगों ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर सीखा, तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ने के बाद जो लैंड है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो जिसके पास ज्यादा लैंड होती थी वो होता था, वो वेल्थी होता था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हम लोग ने देखा, जब सरप्लस एग्रीकल्चर हो गया, काफी लोग जो है वो एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे वर्क पे शिफ्ट हो गए, ताकि जो बाकी का सरप्लस एग्रीकल्चर है उसे खरीद सके अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो कारपेंटर्स वर्क, मेटल वर्कर्स, पोर्टर्स, वीवर्स और मैनी अदर क्राफ्ट्समैन, ये सब अलग अलग वर्क क्लास क्रिएट हुई। इन्हीं वर्क क्लास के आधार पर बाद में जातियां बटी, है ना। और बाद में क्या हुआ कि ये जाति हेरिडेटरी हो गई। जैसे कि कारपेंटर्स है तो उसका बेटा भी कारपेंटर ही बनेगा और सेम जाति ही का यूज करेगा अपने नाम के आगे। और जो प्रिविलेजेस थी सोसाइटी में वो जाति पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगा। 600 बीसी में बहुत ज्यादा नए टाउन्स डेवलप हुए, जो सेंटर ऑफ ट्रेड भी बने आगे, राजगीरा, चंपा, कौशाम्बी, दक्षिणा, वैशाली, ये सब कुछ टाउन इंपॉर्टेंट टाउन थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया से ट्रेड बढ़ा, ईरानियन से, ग्रीक से ट्रेड बढ़ा, बाद में जो रोमन थे उनसे भी ट्रेड बढ़ा। टेक्सटाइल्स, एवेरी, आयरन वर्क डेवलप हुआ इंडिया में इस सब ट्रेड की वजह से, ठीक है। आर्टिशंस जो है वो गिल्ड्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे, जिसको शेरनीज भी कहते थे। और ये जो शेरनीज है ये भी एक तरह से कास्ट का काम किए, जैसे और रोमन ट्रेड से भी ट्रेड करते थे। लेकिन जो रोमन के इंटीग्रेशन के बाद जो गुप्ता थे और उनके बाद के टाइम जो ट्रेड है वो काफी सफर किया। लेकिन जो वेस्ट से ट्रेड जैसे ही खत्म हुआ, उसी टाइम पे जो साउथ ईस्ट हो गया, जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जैसे कि वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ये सब कंट्रीज के साथ और चाइना और अफ्रीका के साथ इंडिया के ट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जो अफ्रीकन, सॉरी, जो अरेबियन लोग थे वो काफी ट्रेड में जो है अपना वो ट्रेड को काफी संभालने लगे और वो मिडिल मैन बन के ट्रेड में उभरने लगे, ठीक है। कास्ट सिस्टम आर्यंस के बाद डेवलप हुआ। आर्यन जो है 3 कास्ट में डिवाइड थे। वॉरियर क्लास हो गई जिसे क्षत्रिय कहते थे, फिर ब्राह्मण जो पिछली क्लास हो गई, फिर कॉमन पीपल जिसे वैश्यस कहते थे। और जो सबऑर्डिनेट पीपल थे, जो इंडिजिनियस पीपल थे इंडिया के, उनको इन लोगों ने दासा और दासूस में बांटा। तो ऐसा कहा जाता है कि दासा जो थे वो खुद आर्यन थे, जो पहले के आर्यंस थे उनको दासूस कहते थे, ठीक है। और जो दासा थे वो सबऑर्डिनेट पीपल थे, ठीक है। दासा और दासूस में उन्होंने बांटा। तो 4 कैटेगरी डेवलप हुई कास्ट की। उसके अलावा एक कौन आर्यन, उनको ये शूद्रा कहते थे, यानी दासा दासूस कहते थे। इन सब के अलावा एक और कुछ अलग पीपल भी होते थे, जैसे ट्राइबल्स हो गए, जो उनको आउटकास्ट कहते थे, आउटकास्ट कहा जाता था, ठीक है। उनको अछूत कहा जाता है। बाद में जो वैश्यास लैंड ओनर बन गए, ट्रेड में पार्टिसिपेट करने लगे और उनकी पावर भी काफी बढ़ गई। तो इसकी उन्हीं के हेल्प से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो रिलीजन काफी ज्यादा उभरा, ठीक है। और जो जब ये रशिया जब पावरफुल हो गए, जो कल्टीवेशन, तब जो कल्टीवेशन का काम है ये शूद्रास के पास चला गया, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में एक नई चीज हम लोग को ये देखने को मिली, जो वेस्टर्न सोसाइटी के जैसे स्लेव जो है वो इसका कल्टीवेशन का काम करते थे, इंडियन सोसाइटी में वो नहीं थे। वो स्लेव सिस्टम नहीं था इंडियन सोसाइटी में। जो शूद्र थे उनने ये वाला काम संभाला था। और वो भी जब वैश्य जो ट्रेड वेड में जब इंडल्ज हो गए तब। और ये जो डिवीजन है ये बाद में वैदिक लिटरेचर के द्वारा भी साइंटिफाइड की गई। तो इस डिवीजन को बहुत ज्यादा वो
सर्टिफाई कर दिया गया कि इस रीजन के खिलाफ कोई जाता है तो वो धर्म के खिलाफ जाता है, उसको बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसा उसको बना दिया गया। ठीक है, और इसका ये असर हुआ है इसकी जो बिना कुछ सवाल उठाए जो शूद्रास थे वो अपने जो सारे अत्याचार उनके होते थे वो बर्दाश्त करते थे, और ये माना जाता था कि उनको जो भी उनको प्रताड़ना उनकी हो रही है वो उनके पिछले जन्म के कर्म के लिए है। तो अगर वो इस चीज को चुपचाप से बर्दाश्त कर ले तो अगले जन्म में वो भी अपर कास्ट में डेवलप होंगे। तो इतना माइंडसेट में लोगों के ये सब घुसा दिया गया था, इस तरह की माइंडसेट लोगों की हो गई थी। ठीक है, गृह सूत्र और धर्मशास्त्र दो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इस समय इवॉल्व हुए थे तो सैंक्टिफाइड कर दिया था, और डिफरेंट पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम फॉर डिफरेंट कास्ट के पीपल को दी जाती थी। एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग पनिशमेंट दी जाती थी। जो लोअर कास्ट का है उसको ज्यादा पनिशमेंट, और जो अपर कास्ट का है उसको कम पनिशमेंट दी जाती है। आउटकास्ट भी लोग थे, मैंने आपको बताया। ठीक है, शूद्रास के लिए बहुत खराब हालत थी, उनके जो प्रेजेंस थी, और उसमें जो आउटकास्ट थी उनकी जो हालत थी शूद्रास से भी बहुत ज्यादा खराब थी। उनको पॉलिटिन कहा जाता था, और उनका जो प्रेजेंस है उसी को पॉलिटिन कहा जाता था। वो रोड पे जाते भी थे तो अपने पीछे जो है वो पानी लेते चलते थे, वो साफ करते हुए चलते थे पीछे का, ताकि ठीक है, और वो आवाज निकालते हुए चलते थे कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई आउटकास्ट जो है वो इस जगह से जा रहा है और लोग छुप जाए, ताकि उसकी परछाई भी उन लोग को ना पड़े। ये सब कास्ट भी हेरिडेटरी था और ऑक्यूपेशन पे था। ठीक है, हेरिडेटरी हो गया था, मैंने बताया। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जब हुआ तब ये सिस्टम का जो सेवेरिटी है थोड़ी कम हुई, और जब नए पीपल भी आए तो जब उनको जो इस पुराने सिस्टम में रखने में थोड़ी परेशानी होने लगी, तो इसलिए उसके बाद से ये जो सिस्टम है थोड़ा ढीला पड़ा, थोड़ा कम सिवियर हुआ। ठीक है, नहीं तो पहले ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, काफी मिजरेबल बना दी थी लाइफ जो शूद्रास और आउटकास्ट लोग थे उनके लिए। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में स्लेव सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता था स्टेबिलिटी। उस टाइम पे पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोग को देखने को मिलती थी। जो एल्डेस्ट मेल था वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था। ठीक है, और जो मोनोगेमी और पॉलीगेमी दोनों का इस समय एग्जाम्पल देने वाला, लेकिन ज्यादातर मोनोगेमी वो था। तो कुछ एविडेंस पॉलीएंड्री का भी मिला था। पॉलीगेमी होता है जब एक आदमी कई औरतों से शादी करता है, और पॉलीएंड्री होता है जब एक औरत कई आदमी से शादी करती है। ठीक है, साउथ में थोड़ा बहुत मैट्रियार्कल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिला, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी सोसाइटी उनकी मैट्रियार्कल थी। ठीक है, जैसे आप साउथ में जब आप लोग ने वो देखा था सतवाना के जो गौतमी सदा कर्मी जो वो थे, तो गौतमी आप नाम से ही पता चल रहा है किसी औरत का नाम है, तो उनके नाम पे अपना नाम रखा गया। तो इस तरह से थोड़ा मैट्रियार्कल सोसाइटी साउथ में हम लोग को देखने को मिला। और आश्रम सिस्टम आदमी की लाइफ को गवर्न करने के लिए आश्रम सिस्टम डेवलप हुआ था। 4 आश्रमों में पूरी लाइफ को बांटा गया था। तो पहला था ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ्य, फिर वनप्रस्थ और फिर संन्यासा। ब्रह्मचार्य में आदमी जो है शिक्षा ग्रहण करेगा, और फिर जो किसी भी रिश्ते से थोड़ा दूर रह के अपने गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद का जो फेस होता था गृहस्थ, इसमें आदमी शादी करके सेटल होगा और फिर पारिवारिक जीवन निभाएगा। फिर वनप्रस्था में जो है थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेगा, जो लोग अपना मोह माया है, जो परिवार की मोह है, इससे थोड़ा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करेगा। फिर संन्यासा में जो है वो संन्यास ले लेगा और पूरी तरह से एक संत की तरह लाइफ जीना शुरू कर देगा। एक या ये कहना गलत है कि सभी ये फॉलो करते होंगे, और ये लोअर कास्ट को ये अप्लाई नहीं होता था क्योंकि उनको सेकंड टेक्स्ट पढ़ने से मना किया जाता था। लोअर कास्ट को जो ये पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ब्रह्मचार्य तो वो कभी नहीं अपना पाएंगे, इसलिए उनको ये मना होता था। वुमेन्स के पास कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं था। वो विडोज जो है वो मैरी कर सकती थी, लेकिन केवल अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ। ठीक है, बाद में थोड़ा ये इसको आसान बनाया गया, सॉरी विमेंस को विडोज को जो है वो दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया रिश्ता के टाइम। ठीक है, बट उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। कुछ रिस्पेक्ट में ये कहना ठीक होगा कि वुमेन को भी एज ए शूद्रा की तरह वो कर दिया गया। ठीक है, रिलीजियस और फिलोसफी की बात करें तो बहुत से नेचुरल फिनोमिना को जो है वर्शिप किया जाता था। जैसे बहुत से नेचुरल फिनोमिना को गॉड की तरह वर्शिप किया जाता था। यज्ञ और सैक्रिफाइस का पहले काफी इंपॉर्टेंस था, और 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी इसमें डेवलप हुई थी, जिसका नाम वेदांता, मीमांसा, सांख्य, योगा, न्याय और वैशिष्ट। ये 6 फिलोसफी की स्कूल्स जो है डेवलप हुए थे इंडिया में।
इनके लिए मैं पूरे के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी खाली ये देख लीजिए, इनके नाम आप लोग जान लीजिए, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी जैनिज्म और बर्थ देखते हैं, ठीक है। एक और नया आजीविका रिलीजन होता है जो कि बाद में उतना नहीं फैलता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है उसके बाद। जैनिज्म और बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग देखते हैं। प्लस जो अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो शुरुआत में ऋग्वेदिक टाइम में हम लोग देखते हैं कि वो गॉड थे नेचुरल फिनोमेना वर्ल्ड के जो गॉड बेस्ड जो गॉड थे, जैसे कौन कौन हो गए, जैसे इंद्रा हो गए, वायु हो गए, ठीक है, अग्नि, आशा, उषा, ये कुछ आशा उषा ये कुछ फीमेल गॉड थी, ठीक है, मारुत्स हो गए। इस तरह के जो नेचुरल फिनोमिना थे उनको गॉड मान के ये लोग उनके बेस पे इनके गॉड हुआ करते थे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड का शुरुआत हुआ तो हम लोग को पता है लेटर वैदिक पीरियड में लोग सेटल लाइफ जीने लगे, एग्रीकल्चर लोगों को आ गई, और जो काउ पहले वेल्थ हुआ करती थी अब वो वेल्थ का सोर्स नहीं रह गई, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये सब गॉड माइनर वो हो गए, कम इम्पोर्टेंट हो गए, और जो 3 माइनर गॉड थे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, जैसे शिवा हो गया, ठीक है, शिवा हो गया, शिवा हो गया, विष्णु हो गए, ब्रह्मा। शिवा, विष्णु और ब्रह्मा, ये 3 गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इनको आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम लोग कहते हैं, ये इस टाइम लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे इंपॉर्टेंट हुए। उसके बाद हम लोग गुप्ता के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति कल्ट है वो गुप्ता के टाइम हम लोग देखते हैं एक नया रिलीजन बन के उभरता है जिसको हम लोग भागवतिज्म कहते हैं, ठीक है। उसमें एक नए गॉड आते हैं कृष्णा, उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, विष्णु का इनको अवतार बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिलीजन है वो ओवर टाइम चेंज हुआ है इंडिया का। जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म का जो जैनिज्म के काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर हुए जो 24वें लीडर थे उनके उनको उनको हम लोग वरामीरा सॉरी वर्धना महावीरा कहते हैं, ठीक है। ये बॉर्न हुए थे 599 बीसी में, कहाँ पर, वैशाली में, है ना। ये क्षत्रिय कुंदग्राम इस जगह का नाम है, और डाइड इनकी डेथ होती है 527 बीसी में पवापुरी में, ठीक है। ये 24th तीर्थकरण बताए जाते हैं। तीर्थकरण जो होते हैं वो रिलीजियस लीडर को कहते हैं जैनिज्म के, ठीक है। इनके पहले 23 लीडर और होते थे और थे, ठीक है, इनके बाद कोई लीडर नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म का मानना है कि हर ऑब्जेक्ट में जो है वो सोल होती है, जैसे कि ट्री हो गया, हॉर्स हो गया, मैन्स, एनिमल्स, सब में सोल है। इसलिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा ये लोग अपनाते थे, ठीक है, बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन को खोदते हैं हम लोग उसको भी ये लोग मना करते थे। तो ये इस तरह की इसकी फिलोसफी थी। इनका मानना था अगर आप लोग सैल्वेशन चाहते हैं तो आप लोग को राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को अपनाना होगा, ठीक है। बाद में जैनिज्म 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। श्वेतांबर्स वो होते थे जो व्हाइट ड्रेस पहनते थे, और दिगंबर्स पूरी तरह से नेकेड रहते थे, ठीक है। बुद्धिज्म की हम लोग की बात करें तो इसका भी जो है 6th सेंचुरी में, उसका भी 6th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ है। और गौतम बुद्धा जो थे वो सिद्धार्था इनका नाम था, वो इनके जिनको सिद्धार्था इनका नाम था, इनको बुद्धा भी कहा जाता था, तो वो इनके रिलीजियस लीडर थे, ठीक है। और काफी लेजेंड्स में उनके बारे में काफी लिखा गया है, अलग अलग लेजेंड्स में, ठीक है। पेंटिंग एंड स्क्रप्चर में काफी इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म का इंडिया के, ठीक है। इनके 4 पॉइंट पे पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है बुद्धा का। तो बुद्धिज्म का कहना था कि जो दुनिया के जो 4 नोबल ट्रूथ है वो अगर आप समझ जाए तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। वो 4 नोबल ट्रूथ क्या है कि हम देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सफरिंग है, सफरिंग का एक रीजन भी है, और जो रीजन है वो है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा जो है वो सफरिंग का मेन रीजन है। अगर हम लोग सफरिंग को कॉन्क्योर कर ले, उसको अगर दिमाग से हटा दे, हम लोग किसी अपनी जो चाह है उसको खत्म कर ले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सफरिंग है उस पर उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बुद्धिज्म कहता है कि जो अगर आप निर्वाणा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मोक्ष या साल्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। पहला राइट व्यू, दूसरा राइट रिजोल्यूशन, फिर राइट रिजोल्यूशन, राइट विंड, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट थिंकिंग और राइट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज्म देता है किसके लिए, ये 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज्म देता है साल्वेशन के लिए। तो ये बुद्धिज्म की गाइस पूरी थ्योरी थी। बुद्धिज्म ऑल्सो जो मिडिल पाथ है उसको मिडिल पाथ को अपनाता है। ये कहता है एक्सट्रीम फॉर्म किसी भी चीज का खतरनाक है,
बहुत ज्यादा किसी चीज को अपनाना और बहुत ज्यादा नकारना, ये दोनों खतरनाक है। ठीक है, तो मिडिल पाथ पे वो कहता है, फोकस करने को कहता है ये, कि मिडिल पाथ को आप लोग अपनाइए, नॉट टू मच ऑस्ट्यूरिटीज और नॉट टू मच इंडल्जेंस इन वर्ल्डली प्लीजर्स। अहिंसा को ये भी प्रीच करता है, ये भी जो अथॉरिटीज और वेदास है उसको मना करता है। ठीक है, और सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, इसको ये भी नकारता है। ठीक है, और जो बुद्धिस्ट संघ होता है वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा ये लोग बनाते हैं। अशोका की हेल्प से बुद्धिज्म काफी स्प्रेड करता है श्रीलंका में, बर्मा में, वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में, तिब्बत में, चाइना में, यहाँ जगह जगह, और चाइना से फिर कोरिया और जापान में ये लोग एक्सपेंड कर जो है स्प्रेड कर। बाद में बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हिनायाना और महायाना। ठीक है, हिनायाना मतलब लेसर व्हील्स और महायाना मतलब ग्रेटर व्हील्स। जो कनिष्क था, कुशाना का किंगडम, कुशाना का जो सबसे फेमस रूलर, वो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म अपनाते हैं। ठीक है, हिंदुइज्म की बात करें तो गुप्ता के टाइम पे मैंने बताया एक चेंज देखने को मिला, तो काफी वैदिक टाइम से काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला। जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड थे लेटर वैदिक टाइम के, लेटर वैदिक टाइम पे ट्रिनिटी ऑफ गॉड थे, वो हम लोग को पता है उनके जो सेक्रीफाइस का वो था, काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, गुप्ता के टाइम पे आइडिया ऑफ डिवोशन डेवलपमेंट होता है, भक्ति का जो वो होता है, आइडिया ऑफ भक्ति वो डेवलप करता है कि अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हैं तो भक्ति एक तरह से भक्ति उसका एक मार्ग है। ठीक है, कल्ट ऑफ कृष्णा जो है वो काफी वो डेवलप हुआ गुप्ता के टाइम पे, कृष्णा को विष्णु का रूप की तरह आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो कुछ कुछ एरिया में मदर गॉडेस का जो है वो भी हम लोग वर्शिप देखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ शक्ति, जैसे उमा, भवानी, अन्नपूर्णा, इन सब के फॉर्म में जो गॉडेस है, मदर गॉडेस, इन सब की पूजा होती है। और अपने जो खराब मूड में काली, कराली, चामुंडी, चंडी, ये सब गुस्से वाले मूड में सबकी पूजा होना शुरू होती है। हिंदुइज्म जो है उस एग्जिस्टेंस और सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट की बात करता है, ईश्वर परमारा, पर ईश्वर कहता है उनको, और परम ब्रह्मा भी कहता है। ठीक है, और बट अलाउ करता है हिंदूज को कि किसी भी फॉर्म में वो इनको वर्शिप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदुइज्म इज हेनोथेटिस्टिक रिलीजन, यानी अलग अलग फॉर्म में आप अलग अलग गॉड के रूप में आप अपनी जो है पूजा कर सकते हैं, अलग अलग गॉड को आप लोग मान सकते हैं। कर्मा और रीबर्थ ऑफ डॉक्ट्रिन एक डेवलप होती है कि आप जो भी कर्म करेंगे वो क्या बोलते हैं, आपको अगले जन्म में उसका वो देखने को मिलेगा, या फिर कर्म का फल आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। ये आता बेसिकली बुद्धिज्म से है। बुद्धिज्म सबसे पहले कर्मा की बात करता है, बाद में इसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म कहता है कि धर्म और वर्च्यूज अर्थ और मटेरियल वेलबिंग राइटियस वे में अपनाया जाए और सही कर्म के थ्रू अपनाया जाए। हिंदुइज्म कहता है जो धर्म और वर्च्यूज है या अर्था है उसको हम लोग सही तरीके से अपनाना चाहिए, सही कर्म से उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चार स्टेज ऑफ आश्रम्स मैंने बताया आपको पहले भी। ठीक है, हिंदुज्म के अपने काफी सेक्ट्स डेवलप होने लगे, सबसे इम्पोर्टेंट साइविज्म और वैष्णविज्म रूप में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट ये लोग रेस्पेक्टेबल अप्रोच हमेशा देखने को मिली है। हिंदुइज्म साउथ ईस्ट में भी फैला, यहाँ से हिंदुइज्म बुद्धिज्म चारों जो है साउथ ईस्ट में मिला। चार इंपॉर्टेंट वेद जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स है हिंदुइज्म के। ठीक है, इसके बाद भगवत गीता आता है। भगवत गीता की बात आती है, वो जो साल्वेशन का जो है वो कर्म से बताती है, अच्छे कर्म करोगे तभी आपको मोक्ष या साल्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद महाभारत और रामायण का कितना ज्यादा आज रिस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंस है, आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर धर्मशास्त्र, पुराण, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट। कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा अचीवमेंट है इंडियन लोगों की। कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो काफी ग्रेट अचीवमेंट्स है इंडिया की। ठीक है, मोस्ट लैंग्वेज जो आज की है वो दो ही ग्रुप से डेवलप हुई है, एक तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या फिर जो संस्कृत वगैरह हो गई। ठीक है, संस्कृत खुद एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, और दूसरी द्रविडियन लैंग्वेज जो यहाँ की पहले जो लोग रह रहे थे उनकी जो लैंग्वेज थी उससे वो हुई थी। ठीक है, पाली, मगधी, पाली हो गया, मगधी हो गया, सुरसेना, ये सब प्राकृत लैंग्वेज से डेवलप हुई है, जो खुद में एक, जैसे पाली, मगधी, सौरसेना, ये सब एशियन टाइम में बोली जाती थी, जो कि प्राकृत से डेवलप हुई थी। ठीक है,
और जैनिज्म और बुद्धिज्म जब बना तो इनमें प्राकृतिक 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 लैंग्वेज जो है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। ठीक है, प्राकृत यूज होता था एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अंडर मौर्य एंड अशोका, और जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। ठीक है, और 4th BC से लेकर 4th AD की जो टाइम है ये महाभारत और रामायण लिखा इस समय लिखा गया। और साउथ इंडिया का जो संगम लिटरेचर है वो 1st AD के टाइम पे लिखा गया था। तो ये जो रामायण और महाभारत का साउथ ईस्ट में भी काफी ज्यादा फेमस है, साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे इंडिया में। आज जो देखेंगे आप, जिनके पूरे इंडिया के लोग जो है इसको काफी अच्छे से समझ पढ़ते हैं और सब लगभग महाभारत और रामायण का अगर बहुत अच्छे से नहीं तो थोड़ा बहुत स्टोरी जानते हैं। ठीक है, पाणिनि ने जो है वो संस्कृत ग्रामर लिखा। उसके बाद जो संस्कृत का इम्पोर्टेंस वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, संस्कृत का यूज काफी ज्यादा होने लगा इसके बाद से। वुमेन्स और कॉमन पीपल जो है सोरस एनी लैंग्वेज बोलते थे, बट एजुकेटेड पीपल जो है संस्कृत में बात। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो लिखी गई है पाली लिटरेचर में, बट बाद में वो भी संस्कृत यूज होने लगा। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी जो है काफी चेंज होने लगी रीजन के हिसाब से, अलग अलग रीजन में अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। पहले जो है तालपत्र या भोजपत्र का यूज होता था। तालपत्र जो पाल्म लीव्स होती है उसको कहते हैं। भोजपत्र भी जो बर्च प्लांट होता है उसके लिए इसको भोजपत्र कहते हैं। और तालपत्र जो 2nd सेंचुरी AD से हम लोग क्या देखते हैं कि जो ड्रामाज हैं वो काफी ज्यादा इंडिया में प्रमोट किया जाने लगता है। देखिए, बिल्डिंग ऑफ ड्रामाज की शुरुआत होती है इंडिया में। और मोस्ट फेमस राइटर्स, ड्रामा राइटर्स होते हैं अश्वघोषा हो गया, भाषा हो गया, कालिदासा, ये सब काफी फेमस राइटर्स थे ड्रामास के। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, जो हड़प्पा के खत्म होने के बाद अगले 1000 साल हम लोग देखते कोई भी सिटी नहीं, कोई भी अर्बन एरिया नहीं डेवलप हुआ था। 1000 साल के बाद हड़प्पा के अर्बन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है और उसी के बाद से आर्ट्स और कल्चर्स की इंडिया के दोबारा शुरुआत होती है। मौर्य के टाइम पे ये लोग ये चीज पहली बार शुरू होती है। ठीक है, अशोका ने काफी स्तूपास और चैत्यास बनवाए हैं। ठीक है, असेंबली हॉल्स, विहारास, ये सब काफी देखने को मिला। स्तूपा जो होता है वो बुद्धिज्म रेलिक्स है, उसके ऊपर एक पिलर के टाइप का वो खड़ा किया जाता है, उसको स्तूपास कहते हैं। चैत्यास असेंबली हॉल को चैत्यास कहते हैं। और विहारास जो होता है वो मोनेस्ट्रीज होता है जहाँ पर जो मॉन्क्स है वो रहते हैं। ठीक है, स्तूपास बाद में काफी ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट हो गए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बुद्धिज्म का कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया के आर्किटेक्चर में। ठीक है, अशोका पिलर जो है वो काफी नोटेबल स्पेसिमेन है। कनिष्का के टाइम पे गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कम्प्लीटली इंडिजीनियस था और गंधारा जो था उसमें हम लोग हेलेनिस्टिक या फिर ग्रीक इन्फ्लुएंस देखते हैं। ठीक है, सतवानास ने भी काफी चैत्यास और स्तूपास बनवाए थे। ठीक है, चैत्यास ऑफ काली जो है वो काफी फेमस है। अमरावती स्तूपा भी जो है काफी अमरावती स्तूपा भी वो काफी फेमस है। ठीक है, गुप्ता पीरियड जो हम लोग देखते हैं गाइस वो आर्ट्स, इंडियन आर्ट्स के लिए गोल्डन पीरियड था। ठीक है, इस टाइम पे पेंटिंग काफी ज्यादा फ्लरिश की थी। जो अजंता और जो बाघ केव है उसमें जो इस टाइम की पेंटिंग है वो काफी सुंदर पेंटिंग है गाइस, काफी फेमस वो पेंटिंग है इस समय। और हिंदू टेम्पल्स का गाइस एक नया फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें गर्भगृह होता है, जिसमें एक मिडिल रूम टाइप का ओपन रूम टाइप का जिसमें जो डाइटीज हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, तो डाइटीज को रखा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है उसको। और ये गुप्ता के टाइम पे ये बनना शुरू हो जाता है टेम्पल्स में। मेड अप ऑफ स्टोन एंड कमिटेड ऑफ वन रूम, ओनली वन रूम, स्टोन से बनता है और फिर केवल एक ही रूम होता है। ठीक है, जहाँ पर जो गॉड है उनकी इमेज को रखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि जो जगह जगह अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलप होने लगते हैं। जैसे साउथ में, नॉर्थ में अलग अलग स्टाइल के टेम्पल देखने को मिलती है, वैसे नॉर्थ के अलग एरिया में अलग स्टाइल के टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गुप्ता पीरियड गाइस दो चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो हम लोग आज गॉड्स को देखते हैं, अपने जो फोटो देखते हैं भगवान की, वो पहली बार हम लोग को इसी टाइम पे देखने को मिली थी। शिवा और विष्णु थे, उनको एज इमेज में उनको नहीं बनाया जाता था। तो पहली इमेज इस टाइम पे डेवलप होना शुरू हुई थी, डेवलप नहीं, इस टाइम पे बनाना शुरू किया था गॉड्स की। ठीक है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट चीज है, 1st AD के बाद ही गाइस जो हम लोग है टेम्पल्स देखते हैं। 1st AD से पहले
टेम्पल जो है वो नहीं बनते हैं इंडिया में। और जो पहले के जो टेम्पल्स बनते हैं वो भी हिंदू गॉड के लिए नहीं, वो बुद्धास के लिए बनना शुरू होता है। साइंस का डेवलपमेंट होता है, मैंने बहुत से शास्त्र और ट्रिटाइज लिखे जाते हैं, जैसे ऑन द मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ग्रामर, इन सब पे ये सब रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी लिखे जाते हैं, और काफी ज्यादा लिखे जाते हैं रिलीजियस सेरेमनी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साइंस का जो है फाउंडेशन क्रिएट करते हैं इंडिया में। ठीक है, जो बहुत से स्कूल थे उनका मानना था इंडिया में, बहुत से स्कूल थे एंशिएंट टाइम में जिनका मानना था कि जो यूनिवर्स है वो 5 चीजों से मिलके बना है, जैसे कि अर्थ, एयर, फायर, वाटर। तो एटम्स थ्योरी भी आप देखेंगे यहाँ पर इसके इसकी वजह से एटम्स थ्योरी भी, तो एटम्स थ्योरी भी थोड़ा बहुत लोगों ने देना शुरू किया इस टाइम पे। ठीक है, बट ये थ्योरी बेस्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड थी, किसी लॉजिक पे या किसी सबूत पे नहीं बेस्ड थी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड। फिर जो पहले जो रिलीजन था उसमें सेक्रीफाइस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और जो सेक्रीफाइस में जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ सेक्रीफाइस था, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमी की डेवलप हुई, एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट करने की वजह से। प्रिडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, आर्यभट्टा और वराहमिहिर दो इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स थे एशियन टाइम के। ठीक है, उसी के बाद साइंस ऑफ जोडियक्स भी डेवलप हुई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रीज, ये सब रिलीज इनका जो मेन उद्देश्य था उस समय इसका डेवलपमेंट का, वो था रिलीजियस पर्पस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंस साइंस का जो फाउंडेशन है वो भी इन लोग ने क्रिएट किया। ठीक है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट फॉर वैदिक अल्टर, जो वैदिक क्या कहते हैं हवन हवन उस हवन जो करते हैं उसके लिए इस तरह का जो हवन कुंड होता है वो बनाने के लिए काफी ज्यादा ज्योमेट्री इन सब का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होता है रिलीजन से। ठीक है, फिर डेसिमल सिस्टम, जीरो, सुलभा सूत्र, जो जीरो का है, सॉरी डेसिमल सिस्टम और जीरो जो है ये इसकी नॉलेज एशियंट इंडियन के पास थी। ठीक है, लेकिन सॉरी सुलभा सूत्र जो है इसमें गाइस पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पढ़ेंगे तो सुलभा सूत्र अगर आप देखें तो इसमें पहले से ही पाइथागोरस को प्रिज्यूम किया गया, लेकिन बाद में इसको नाम दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। डेवलपमेंट उसकी जो डिस्कवरी से पहले ही लोग, जो इंडियन लोग थे, वो पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा बहुत जानते थे। ठीक है, डबलिंग ऑफ स्क्वायर, ये सब नॉलेज पहले से थी। स्क्वायर रूट निकालना हो गया, ये सब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लोग कैलकुलेट, स्क्वायर रूट और 2 जो है एक्यूरेटली जो इंडियंस थे उन्होंने कैलकुलेट किया था। ठीक है, गुप्ता से पहले जो मैथमेटिक्स था वो 2 पार्ट में बटा था, एक पति गणिता और एक बीज गणिता। पति गणिता मतलब अरिथमेटिक्स को कहते हैं, और बीज गणिता जो अलजेब्रा उसको। ठीक है, तो ये सब कंट्रीब्यूशन जो है वो था इंडियन लोगों का, एंशिएंट इंडियन लोग का। ठीक है, डेसिमल नोटेशन हो गया, पोजीशन डिजिट हो गया, ये सब। जीरो अपीयर्ड, जीरो पहली बार अपीयर्ड होता है इस टाइप का, बिंदु जिसको कहते हैं। सेक्रीफाइस की वजह से, जो एनिमल सेक्रीफाइस की वजह से एनाटॉमी की नॉलेज हुई थोड़ा बहुत लोगों को। ठीक है, अथर्ववेदा में जो सिम्टम, डिसीज, ट्रीटमेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला। अथर्ववेदा हालांकि लिखा गया था जादू टोना या तांत्रिक उसके तांत्रिज्म का ज्यादा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन लेट डाउन करता है सिम्टम्स का, डिसीज का और ट्रीटमेंट का। ठीक है, जो इंडियन मेडिकल फॉर्मूलाज हैं ये ग्रीक लिटरेचर में भी मेंशन है, वहां भी ये उनके जो ग्रीक मेडिसिन है उसको भी काफी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, गुप्ता टाइम्स में क्या होता है गाइस, 2 ग्रेट नेम सुश्रुता और चाणक्य, ये मेडिसिन के लाइन, एशियन मेडिसिन के लाइन में 2 बहुत बड़े विद्वान होते हैं ये। ठीक है, ये दोनों ही हाइजीन और फूड के में काफी ज्यादा वो रखते हैं, के इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा देते हैं उसको। ठीक है, सर्जरी की नॉलेज इस टाइम पे लोगों को सर्जरी की नॉलेज एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, काफी ज्यादा एडवांस नॉलेज होती है लोगों को सर्जरी के बारे में, और केमिस्ट्री की नॉलेज भी काफी ज्यादा लोगों को रहती है एंशिएंट टाइम में। ठीक है, इंडियन सोर्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो इससे भी आप लोग को पता चलता है कि केमिस्ट्री इंडिया के लोगों, इंडिया की जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, आयरन पिलर्स जो देखने को मिलता है मेहरौली में, उससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो मेटलर्जी हो गई, क्राफ्ट्समैन हो गया या केमिस्ट्री हो गई, कितनी ज्यादा एडवांस थी।
Guys, ये था इंडियन लोगों का कंट्रीब्यूशन, एंशियंट इंडियन लोगों का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो आयरन एज के बाद से पूरा एंशियंट पीरियड जो है इंडिया का अराउंड 600 एडी तक मैंने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।